और बड़ी मज़ेदार, फनी और सस्पेंस भरी स्टोरी रीड आउट करने जा रहे हैं। जैसे कि टाइटल से आपको पता चल रहा है, इन द किंगडम ऑफ फूल्स, मूर्खों का राज। तो दिमाग में क्वेश्चन आता है कि किसी राजे का राज हो लेकिन वो मूर्खों का कैसे हो सकता है। तो एक के बाद एक सस्पेंस आता है, क्रिएट होते हैं और काफ़ी फ़नी स्टोरी वगैरह भी है और एंड में एक मैसेज भी कन्वे किया गया है। हमें कुछ इस स्टोरी से सीखने को भी मिलेगा। ठीक है, ये R.K. रामानुजन की स्टोरी है। कन्नड़ फोक टेल है, फेमस कन्नड़ फोक टेल है। हर एक स्टेट की एक फेमस कहानी होती है ना, ऐसे ये कहानी है। तो इसमें जो करैक्टर आ रहे हैं वो है किंग एंड मिनिस्टर, थीव्स ब्रदर, ऑनर ऑफ द हाउस, ब्रिकलेयर, डांसिंग गर्ल, गोल्ड स्मिथ, रिच मैन्स हाउस। ये करैक्टर वन बाय वन कैसे आते हैं और क्या रोल प्ले करते हैं, क्या सस्पेंस है, कैसे सस्पेंस ओपन होता है, ये चीज़ें देखेंगे। इंसिडेंट आते हैं इसमें। इंसिडेंट आता है, पहला आता है कि गुरु और डिसाइपल जो है, जो गुरु और शिष्य है, वो मूर्खों के राज में आते हैं। वो उनको क्या चीज़ें ऐसी नोटिस होती है कि जिससे गुरु को लगता है कि नहीं नहीं, जहाँ पर स्टे करना सही बात नहीं है। ठीक है, ये एक्चुअली मूर्खों का राज है। तो थीव, दूसरा इंसिडेंट आता है, थीव ब्रोक हाउस एंड डेड। अगर चोर किसी का घर में चोरी करने आया है तो वो चोरी करते मर कैसे जाता है, ये भी एक इंसिडेंट होता है। तीसरा इंसिडेंट है स्टेक के जो फांसी का फंदा बनाया था, जिसके लिए बनाया, वो फिट क्यों नहीं आया, अगर फिट नहीं आया तो किसको फांसी पर चढ़ाया गया। और फोर्थ इंसिडेंट आता है गुरु सा ट्रिक। गुरु कौन सी ऐसी ट्रिक अपनाता है जिसके कारण वो अपने आप को भी और अपने शिष्य को भी बचा लेता है, और एंड में क्या होता है और इस स्टोरी से हमें क्या मैसेज सीखने को मिलता है। तो चलो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन कहता, दिस इज ए कन्नड़ा फोक टेल. Folk tales are rich treasure which we inherit from our forefathers. These folk tales have a deep lesson to the emulated. In this story, the author wants to convey the idea that fools have their own conception and perception of life, fools live in their own paradise. They are the people who cannot be easily impressed by others. Only the wise people can mold their way of life. In the present story, the king and his minister have a state system of administration. It is only the wise guru who brings the normalcy. एक कनाडा की फोकटेल है। फोकटेल का मतलब होता है जो कि किसी स्टेट में बहुत ही, जिसे दंत कथा भी कहते हैं, बड़ी फेमस स्टोरी होती है। लोगों ने एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक वो सुनाई होती है। रिटन कम मिलती है लेकिन वो हमने एक दादा परदादा से जहाँ ऐसे सुनी होती है, वर्बली सुनी होती है। तो ये कहानी जो है वो मूर्खों की कहानी है। तो जहाँ मूर्खों के बारे में बताया है कि जो मूर्ख लोग होते हैं ना, उनको जितना मर्जी आप समझा लो वो समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि उनका अपना एक कंसेप्शन होता है, अपनी परसेप्शन होती है लाइफ को लेकर। वो अपनी दुनिया में मस्त होकर जीते हैं। ठीक है, उनको तो कोई बहुत वाइज पीपल हो तो वही हैंडल कर सकता है। तो चलो स्टोरी रीड आउट करते हैं। समरी, द किंगडम ऑफ फूल्स। Once there was a strange land called the Kingdom of Fools. It was ruled by the foolish king and his minister. They had a reversal of values and system. They ordered the people to sleep during the day and work at night. If anybody disobeyed the rules, he or she was punished and put to death. Nobody had the courage to disobey the rules. In this land, the cost of everything was the same. कहानी कैसे स्टार्ट होती है कि कहते हैं कि एक समय की बात है। ठीक है, एक अजीब ही राज हुआ करता था। वहाँ पर कुछ जो राजा था या जो मंत्री थे, उसका मंत्री था, बिल्कुल ही मूर्ख थे। उनके सारे रूल रेगुलेशन बिल्कुल ही उल्ट थे। क्यों? क्योंकि जो मॉर्निंग टाइम थे, जब हम काम करने का टाइम होता है, तब वो सोए रहता था सारी की सारी नगरी, और जब रात को सोने का टाइम होता तब वो काम करते थे। कहने का बाद पीपल टू स्लीप ड्यूरिंग द डे एंड द वर्क एट नाइट। किसी पर भी
इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो राजे का विरोध कर सके कि ये तो बिल्कुल गलत बात है, नेचर के बिल्कुल खिलाफ बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता तो उसे सज़ा मौत जो मृत्यु की दंड दिया जाता था। कहते हैं और दूसरी बात ये थी, सारी चीज़ें जो थी 1 टका थी, यानी कि उस टाइम का जो मान लो 1 रुपया था या कुछ भी या उस टाइम की थी, चाहे बड़ी हो छोटी हो या जो सभी का रेट सेम ही था। ठीक है। नेक्स्ट, visit of the Guru and his disciple. One day Guru and his disciple paid a visit to his city. This city, it was the daytime and everybody was sleeping. The Guru and his disciple were filled with wonder. The people woke up in the evening and started walking. The Guru came to know that it was kingdom of fools. एक दिन क्या हुआ कि एक गुरु और उसका जो डिसाइपल है, शिष्य है, वो उस नगरी में आते हैं। वो देखते हैं कि जो दिन के टाइम सभी लोग सोए हुए हैं, ज्यों ही इवनिंग का टाइम आता है लोग काम करना शुरू कर देते हैं। तो गुरु को ये चीज़ एहसास होती है कि ये मूर्खों का राज है, तो ये तो प्रकृति के नियम के बिल्कुल उल्ट चल रहा है, तो जहाँ स्टे करना बिल्कुल भी सही बात नहीं है। नेक्स्ट है Guru's decision. The Guru decided to leave the city, but his disciple wanted to stay there. The Guru advised his disciple that it was dangerous to leave there, but the disciple was bent on living there. The disciple was very happy by eating and living there. With the passage of time, he became fat. गुरु डिसाइड कर लेता है कि जहाँ पर रहना खतरे से खाली नहीं है, हमें जहाँ ये शहर छोड़कर चले जाना चाहिए। तो लेकिन जो उसका शिष्य वो नहीं मानता, वो कहता है कि नहीं नहीं, इससे बढ़िया शहर क्या हो सकता है कि 1 टका शेयर जो है सब कुछ मिल रहा है, इतना सस्ता है सब कुछ वगैरह, तो मैं तो यहीं पर स्टे करूँगा, कोई ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता, इतना कुछ सस्ता खान पीन है। तो वो वहीं पर स्टे कर जाता है। कुछ टाइम पाकर पैसेज ऑफ द टाइम वो मोटा ताज़ा बन जाता है। A theft in house. One day, thief broke into the house of a rich merchant while he was taking away the stolen goods. A wall of the house fell on him, and he died on the spot. The thief's brother complained to the king that the owner of the house was responsible for his brother's death. एक दिन क्या होता है कि एक चोर जो है किसी व्यापारी के घर में चोरी करने आता है। ज्यों ही वो चोरी का सामान लेकर निकलने लगता है तो वो जो दीवार होती है, घर की दीवार होती है, वो उस पर गिर जाती है। तो वहीं पर उसकी डेड ऑन द स्पॉट, वहीं पर उसकी मृत्यु हो जाती है दीवार के गिरने के कारण, क्योंकि दीवार उस पर गिर गई थी। अब जो थीप का ब्रदर है वो राजे के पास कंप्लेंट लेकर जाता है कि मेरे ब्रदर की मृत्यु का कारण ये जो मकान मालिक है वही है। ठीक है, क्योंकि मल्पी अगर चोरी उसने की थी तो चोरी का कोई दंड हो सकता था, लेकिन मृत्यु नहीं हो सकता था। तो मेरे ब्रदर, अब मुझे ये जो सारा मुआवजा देना चाहिए या कुछ भी ये दंड मिलना चाहिए उनको कि मेरे ब्रदर की मौत का कारण वही है। द किंग समन्ड द ऑनर एंड द ब्रिकलियर. The king summoned the owner of the house, but the owner said that he was innocent because the builder of the wall was responsible. The bricklayer was summoned, but the bricklayer accused dancing girl who diverted his attention while he was building the wall. अब चोर के ब्रदर ने इल्ज़ाम लगाया घर के मालिक पर। घर के मालिक ने कहा कि मेरा तो कोई कसूर नहीं है, मैंने थोड़ा घर बनाया है। जिसने घर बनाया है यानी कि ब्रिकलियर ने बनाया है, उसी का कसूर है। ब्रिकलियर को बुलाया जाता है तो ब्रिकलियर भी अपना एक्सक्यूज़ देता है, देखो जब मैं घर बना रहा था तो जो दीवार, मैं मानता हूँ कि ये घर मैंने बनाया था, दीवार मुझसे गलत बनी थी, लेकिन इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। जब मैं दीवार बना रहा था, एक जो युवती थी, डांसिंग कर ली थी, वो आ जा रही थी, कई बार आ जा रही थी, जिसके कारण मेरा जो ध्यान उसकी तरफ हो गया। वो यंग थी, उसने मेरा ध्यान डिस्ट्रैक्ट कर दिया, मेरी अटेंशन उस तरफ चली गई, इसलिए मैं जो दीवार सही तरह नहीं बना पाया। तो मेरा कोई कसूर नहीं है, कसूर किसका है? डांसिंग गर्ल का है। तो अब जो डांसिंग गर्ल है वो बुजुर्ग हो चुकी है, ठीक है, काफ़ी 20-25 साल की पहले की बात है। द डांसिंग गर्ल वॉज समर्ड, द किंग समर्ड द गर्ल फॉर द क्राइम, शी शिफ्टेड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द गोल्ड स्मिथ।
She gave the goldsmith gold to make some jewelry for her, but the goldsmith made her visit him again and again. Now it was the goldsmith who was responsible for the murder. फिर राजे ने क्या किया कि लड़की को बुलाया। लड़की ने कहा ठीक है कि जब ये दीवार बना रहा था मैं तब गोल्डस्मिथ के पास आ जा रही थी, ठीक है, लेकिन मेरा कोई ध्यान ऐसे नहीं था, मेरी कोई इंटेंशन ये नहीं थी कि मैं इसका ध्यान को डिवर्ट करूं या अपनी तरफ अट्रैक्ट करूं। मेरी मजबूरी थी कि गोल्डस्मिथ ने मुझे बार बार चक्कर लगाने के लिए मजबूर किया था कि वो जो मैंने उसे बनाने के लिए कोई हार या कुछ ज्वेलरी दी थी मुझे वो टाइम टू टाइम नहीं दे रहा था। कभी कह रहा था सुबह आना, कभी दोपहर को आना, कभी शाम को आना, वो मेरे चक्कर लगा रहा था। तो मेरी तो इसमें कोई मतलब जिम्मेदारी नहीं है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, मैं तो निर्दोष हूँ, मैं तो अपनी मजबूरी के कारण जो चक्कर लगा रही थी। तो सारा दोष किसका है? गोल्डस्मिथ का। लड़की चुपचाप जो दोष किस पर लगा देती है? सुनहरे पर लगा देती है। अब क्या? अब गोल्डस्मिथ की टर्न आ गई। द किंग ऑर्डर द गोल्डस्मिथ टू बी प्रोड्यूस बिफोर हिम। द गोल्डस्मिथ डिफेंड हिमसेल्फ टू by saying that he had to prepare jewelry for a wedding in the rich man's house. This was the reason that he could not make jewelry for the dancing girl on him. अब गोल्डस्मिथ को बुलाया गया तो गोल्डस्मिथ ने कहा देखो मेरा कोई दोष नहीं है, ठीक है, मैंने लड़की को बार बार चक्कर लगाने के लिए मजबूर किया, लेकिन मेरी भी मजबूरी थी। इसके ऊपर कारण क्या था? रिच मैन का, क्योंकि रिच मैन ने मुझे कंपेल किया था कि उसी दिन ही मुझे ज्वेलरी चाहिए थी, उसकी शादी थी, ठीक है। अब मैं अमीर आदमी को, ऐसे बड़े व्यापारी को मना कैसे कर सकता था? मैं भी डर गया था। तो इसलिए जो है मुझे वो लड़की को, जो डांसिंग गर्ल आई थी सोना बनाने या कुछ भी, या मुझे उसको टाल मटोल करना पड़ा था। मैं उसे सही रिस्पॉन्स नहीं दे पा रहा था क्योंकि मेरी मजबूरी थी कि मैं पहले रिच मैन का जो है वो ज्वेलरी बना कर दूँ। अब द रिच मैन वाज समड। कोइंसिडेंस ये होता है कि जो रिच मैन वही होता है जिसके जो घर की दीवार गिर गई थी। द रिच मैन वॉज ब्राउट टू द कोर्ट ऑफ द किंग। द किंग डिक्लेयर्ड द रिच मैन टू बी मर्डर, बट ही इन्फॉर्म द किंग दैट हिज फादर हैज़ ऑर्डर्ड द ज्वेलरी। आफ्टर कंसल्टिंग हिज मिनिस्टर, द किंग डिक्लेयर्ड दैट द रिच मैन शुड बी punished in place of his father. New stake was to be made ready for the owner of the house, but the owner was very thin, so he could not be executed. Now an order was passed to search a man who was fit to the executed on his stake. अब रिच मैन को बुलाया गया तो रिच मैन ने कहा ठीक है, वो मेरे फादर साहब ही से, ठीक है, लेकिन इसमें मेरा क्या कसूर? फादर तो मर गए हैं, तो अब मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं मतलब ऐसे कुछ मेरा कोई कसूर नहीं है। तो राजा ने कहा कि हमने तो जो मर्डर का है वो अब मैंने नोटिस जारी कर दिया है, अनाउंसमेंट कर दी है, अब तो फांसी चढ़ानी ही पड़ेगी, ठीक है। फादर नहीं सी तो तुम सी, क्योंकि मूर्ख है ना सभी। मिनिस्टर भी जो सुझाव देने वाला, एडवाइस देने वाला, वो भी मूर्ख है, राजा भी मूर्ख है, तो मूर्खों वाली बात हो रही है सारा कुछ। नया जो स्टेक बनता है, फांसी का फंदा बनता है, लेकिन क्या होता है कि जो फांसी का फंदा होता है वो हाउस जो रिच मैन है उसको सूट नहीं करता, यानी कि फिट नहीं बैठता। रीज़न क्या था? क्योंकि ऑनर जो बहुत ही पतला दुबला पतला था। अब राजा तो मंत्री सोच में पड़ गए, फांसी का फंदा भी बना लिया है, हमने ऑर्डर भी जारी कर दिया, फांसी तो चढ़ानी ही पड़ेगी किसी न किसी को। तो वो अनाउंस करते हैं कि अगले दिन अपने नगर में जाएं, ढूंढें कि इस फांसी के अकॉर्डिंग, इस फंदे के अकॉर्डिंग कौन आदमी सूटेबल है, तो उसे लेकर फांसी चढ़ाया जाए। कि ऑर्डर कर दिया, अब ऑर्डर वापस तो नहीं आएगा, है ना, फांसी चढ़ाने ही पड़ेगी। तो अब वो नया आदमी ढूंढने लगे जो इस फांसी के अकॉर्डिंग बिल्कुल सूटेबल हो। द गुरु से डिसाइपल वाज फाउंड इट। द गुरु से डिसाइपल वाज फाउंड फिट फॉर द स्टेक। ही वाज summoned. Now the disciple remembered the advice of his guru. He prayed to his guru to save him. The guru had the magical power to see the situation. He rushed to save his disciple. He whispered something to his disciple. अब जो नया आदमी ढूंढा गया वो कौन था? डिसाइपल था, शिष्य था। वो काफ़ी मोटा ताजा हो गया था और फांसी के फंदे के अकॉर्डिंग बिल्कुल उसकी गर्दन फिट हो रही थी। तो डिसाइपल को जब पकड़ा गया, उसे फांसी चढ़ाने लगे, तो
उसे अपने गुरु की याद आई कि सचमुच ही मूर्खों के राज में नहीं रहना चाहिए, जहाँ पर 4 मूर्ख लोग हों वहाँ पर खड़े नहीं रहना चाहिए। वो गुरु के आगे प्रे करने लगा कि प्लीज़ मुझे बचाओ। गुरु के पास मैजिकल पावर थी, वो सारी सिचुएशन को देख पाया और वो उसी वक्त वहाँ पर आ गया। तो उसने आकर जो था डिसाइपल के कान पर कुछ फुसफुसाया, तो बाद में वो आर्गुमेंट करने लगे राजे के आगे। गुरु सा ट्रिक। Guru played a trick. He and his disciple starting quarreling. The Guru wanted to die first. The king wanted to know why he wanted to die first. The Guru told the king that anybody who would be die first would become a king in the next birth. अब उसने ट्रिक अपनाई, दोनों आपस में झगड़ने लगे, डिसाइपल एंड गुरु। गुरु कहने लगा मुझे पहले फांसी की सज़ा दो, तो डिसाइपल कहने का लगा नहीं मुझे दो। दोनों झगड़ने लगे, मैं, ठीक है, मैंने पहले फांसी चढ़ना, मैंने चढ़ना है। राजा इस चीज़ को देखकर बड़ा हैरान हुआ कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके कारण ये दोनों लड़ रहे हैं, वो फांसी को चढ़ने के लिए तैयार है। तो जो गुरु है बड़ी निम्रतापूर्वक बताता है कि देखो आज का समय बड़ा शुभ समय है, ठीक है, और इस दिन जो भी फांसी की सज़ा में चढ़ेगा वो सारा राजपाट जो आपका है ना, वो उसे नेक्स्ट बर्थ में मिलेगा, यानी कि नेक्स्ट बर्थ में वो राजा बन जाएगा। तो मैंने सन्यास की जीवन का हमने बहुत ज़िंदगी व्यतीत कर ली, हम चाहते हैं अगर नेक्स्ट बर्थ में हम राजों की तरह, मंत्री की तरह ज़िंदगी व्यतीत करें, तो हम भी ऐशो आराम चाहते हैं। तो जो राजा है उसके ट्रिक में फंस जाता है, सोचता है इतना बड़ा संत है, झूठ तो नहीं बोलेगा, सचमुच में कुछ राज होगा। The foolish king's decision. The foolish king wanted to be king in his next birth. Also, he discussed the matter with his minister. Both of them wanted to be the king and the minister in their next birth. So they decide to die. That's why they were put to the death. जब वो दोनों लड़ झगड़ रहे थे कि मैंने पहले फांसी पर चढ़ना है, दूसरा कहता है मैंने चढ़ना है, तो राजा जब पूछता है कि हाँ तुम क्यों चढ़ना चाहते हैं, तो उसे पता चलता है कि नेक्स्ट टाइम वो राजा बन जाएंगे। राजा को चीज़ बात अच्छी ना लगी कि मेरा राजपाट सारा किसी साधु संत के पास चला जाएगा, इट मीन्स मैं तो भिखारी बन जाऊंगा। तो फांसी के वो अगले दिन के लिए टाल देता है। रात को अपने मिनिस्टर के साथ बात करता है कि इसका क्या हल निकाला जाए। तो दोनों फिर मिनिस्टर और राजा जो डिसाइड करते हैं कि साधु और डिसाइपल को जो है वो जेल से चुपचाप रिहा करवा देते हैं और उनका बेस डालकर, उनका उसी तरह ड्रेसअप डालकर, बेस बनाकर हम जेल में चले जाएंगे और ऑर्डर दे देंगे किसी ने कोई भी क्वेश्चन पुट नहीं करना, सीधा उनको फांसी चढ़ाना है। तो इस प्रकार क्या होगा कि जो राजा और मिनिस्टर है नेक्स्ट बर्थ में भी मेरा राज मेरे पास ही रहेगा, ठीक है, तो मेरा राज कहीं घुस नहीं जाएगा। तो ऐसे ही करते हैं, जो मंत्री जो होता है गुरु होता है और जो डिसाइपल होता है उसे जेल से निकाल देते हैं रात को और चुपचाप वहाँ पर उसकी जगह पर चले जाते हैं और सभी को कह देते हैं किसी ने कोई भी क्वेश्चन पुट वगैरह नहीं करना। तो सुबह उनको फांसी चढ़ा दी जाती है। न्यू किंग एंड द मिनिस्टर. The Guru and to his disciple were the released. Now the people of the city wanted to discuss the future of the kingdom. They requested the Guru and his disciple to become the king and the minister of the country. They agreed, but one condition, that all old law must be changed. अब होता ही ऐसे ही है, जब मतलब सुबह होती है तो राजे को, तो जो मिनिस्टर है उनको फांसी चढ़ा देती जाती है। क्या होता है कि लोगों को भी नहीं पता चलता कि हाँ अभी ये राजा है जब वही गुरु और डिसाइपल है। जब उसकी जो बॉडी है उसको दफनाया जाना होता है या कुछ भी होता है, तो तब पता चलता है ये तो राजा और मिनिस्टर थे, ठीक है। तो अब लोगों को में शौक हो जाता है कि अब क्या करें, हमारे देश को कौन चलाएगा, राजा भी नहीं रहा, मिनिस्टर भी नहीं रहा। तो वो गुरु और डिसाइपल के पास आते कि देखो कि हमें पता आप दोनों बहुत समझदार हो, हमने मूर्ख राजा और मंत्री के अधीन सारा काम किया है, तो प्लीज़ आप जहाँ के राजा और मंत्री बन जाओ। तो गुरु और जो डिसाइपल मान जाते हैं, लेकिन वो एक शर्त कर रखते हैं, देखो हम राजा और मिनिस्टर बन जाएंगे, लेकिन जो पुराने रूल रेगुलेशन है ना, वो सब कुछ हम चेंज करेंगे, जैसे नेचर का रूल्स वगैरह है, रेगुलेशन है, उसी तरह ही सारा कुछ सेम होगा।
ठीक है, तो लोग मान जाते थे। ठीक है, ये स्टोरी थी इन द किंगडम ऑफ द फूल्स। अब आपको इस प्रकार सारी स्टोरी समझ में आ गई होगी कि ये फोकटेल है। ठीक है, किंग एंड मिनिस्टर जो है थीव्स के ब्रदर को बुलाते हैं, थीव का ब्रदर ऑनर ऑफ द हाउस को बुलाता है, ऑनर ऑफ हाउस ब्रिकलियर को दोषी ठहराता है कि उसका दोष है जिसने घर बनाया है। द ब्रिकलियर डांसी गर्ल को कहता है कि उसने मेरा ध्यान भड़काया था, ठीक है, डिस्ट्रैक्ट किया था, इसलिए मैंने दीवार गलत बनाई है। डांसी गर्ल गोल्डस्मिथ को ब्लेम करती है, तो गोल्डस्मिथ जो रिच मैन्स के हाउस को करता है। और इंसिडेंट वगैरह होती है कि गुरु और डिसाइपल एक नगरी में विज़िट करते हैं, वहाँ देखते हैं कि लोग दिन के टाइम सो जाते हैं लेकिन रात को काम करते हैं, जो बड़ी इनको अजीब सी बात लगती है। और दूसरी बात अजीब लगती है कि सारी चीज़ों का रेट सेम है। दूसरी बात जो थीफ, जहाँ कहानी बढ़ने शुरू हो जाती है कि थीव जो है घर में चोरी करने आता है, घर चोरी करके जब लेकर जाता है तो जो दीवार है गिर जाती है जिसके कारण उसकी डेथ होती है, तब स्टोरी स्टार्ट होती है। ठीक है, और फिर ये होता है, एक इंसिडेंट आता है कि जो फांसी का फंदा बनाया होता है वो उसके फिट में नहीं आता, तो क्योंकि जो डिसाइपल काफ़ी मोटा ताज़ा हो गया होता है उसे फांसी की चढ़ाने के लिए जो डिसीजन लिया जाता है। अब गुरु के ट्रिक के कारण जो है वो चेला बच जाता है। तो ट्रिक क्या था कि उसने कहा था कि हु वुड डाई फर्स्ट वुड बिकम ए किंग इन द नेक्स्ट बर्थ, जो पहले मरेगा, ठीक है, वो नेक्स्ट बर्थ में राजा बन जाएगा। स्टोरी का मैसेज ये है कि वन शुड अवे फ्रॉम द फुलिश पीपल एज वन इज़ द बाउंडेड सफ़र। हमें मूर्ख लोगों से पीछे ही रहना चाहिए, दूर रहना चाहिए, है ना, नहीं तो वो हमारे लिए दुख का कारण बन जाएंगे। आई होप आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी। थैंक्स बेटा।